एके संध्या झूली रे छो भागीवन नीला कंठ हिमाला। अब संध्या झूली गे छो भागीवन धौली गंगा का छाला। लेकिन गढ़वालियों कुमाऊनियों का संबंध को जिस तरीके से पहले से मतलब सोचा जाता था कि नहीं, ये तो भाई सांप दिखे जो ये बात सारी कहावतें कही जाती है, बातें कही जाती है। मैं आपको बताता हूँ, मैं गढ़वाल का रहने वाला हूँ और गीत में कुमाऊनी ही गाता हूँ। मैं भी कुमाऊं का रहने वाला नहीं हूँ, मैं अच्छा। गढ़वाल का रहने वाला हूँ और मैंने अभी तक जो भी गीत गाए हैं कुमाऊनी ही लोग गीत गाए हैं, कुमाऊं में ही मैंने गीत गाए हैं। और रंगीली बिंदी घागर काई धोती लाल किन्नरवाई, रंगीली बिंदी घागर काई धोती लाल किन्नरवाई। हाय रे मी जाता, ओए होए होए रे मी जाता, हाय हाय रे मी जाता, ओए होए होए रे मी जाता। किमुखी प्योली फुलवाई यूं अखम काई भेरिया है रे मी जाता, ओए होए होए रे मी जाता। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स हर क्षेत्र की हर मुद्दे की बात करता है और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो जुड़े हैं हमारी लोक संस्कृति से, हमारे गीत संगीत से। ऐसे गीत संगीत जो उत्तराखंड को एक अलग पहचान दिलाते हैं, जो सीधे हमारे दिलों में, हमारे मन में बस जाते हैं। ऐसे गीत जिनको सुनकर हमारे कानों को, हमारे दिल को एक शांति महसूस होती है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है गीतकार अजय ढोंडियाल। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं अजय ढोंडियाल जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। जी। सर, सीधा गीत संगीत की बात हुई है और गीत एक ऐसी चीज होती है कि जो हमारे मूड को पूरा बदल देती है। अगर हम किसी भी मूड में बैठे हैं, हम गाने सुनते हैं और वो गाने अगर अच्छे हों, दिल को सुकून देने वाले, तो हमारा मूड उसी तरह से बदल जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपने गीत संगीत की शुरुआत की तो किस तरह से आपने इस क्षेत्र में शुरुआत की? देखिए, अगर शुरुआत की बात करूं तो बचपन से बड़ा लगाव था गीतों को लेकर के, संगीत को लेकर के। और मैं सोचता हूं कि हर इंसान के अंदर ये होता है, हर इंसान चाहता है कि उसके अंदर कोई कला हो। और जब वो कला के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होता है बचपन से ही लेकर के, क्योंकि हाँ। ये चीजें जड़ से पैदा होती हैं। मैं स्कूल के वक्त से गीत गाता रहा हूँ। वो ठीक है कि मैं पहले दूसरे गायकों के गीत गाता था जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था। हमारे उत्तराखंड के जनकवि और प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी। जी। असल बात करूं तो वो हमारे स्कूल में आया करते थे हम्म। और स्कूल में हमारे जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे तो बच्चों के बीच आके वो गीत भी गाते थे। आकाशवाणी के बहुत बड़े गायक थे, बहुत प्रसिद्ध नाम था उनका। और वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। तो मैं उस वक्त तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। हम्म। जब से मैं उनको देखता रहा, जब मुझे ये पता चला कि अच्छा ये तो आकाशवाणी में गाते हैं, फिर उस समय सिर्फ दूरदर्शन का वक्त हुआ करता था। कभी टीवी में हमने उनको देख दिया, हम्म। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कि अच्छा ये तो मेरे घर में भी आते हैं। और फिर मैं उनके गीत गाने लगा। एक अलग ही खुशी होती है। हाँ, तो उन्हीं के गीत मैं गाने लगा, उन्हीं के गीतों से मैंने शुरुआत करी और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। फिर उन्हीं के साथ मैंने मंच साझा किए, उन्हीं से कहा कि मुझे भी स्टेज प्रोग्राम्स में ले जाया कीजिए। तो वो मुझे पूरे देश में उनके साथ में फिर स्टेज प्रोग्राम में जाना शुरू किया, मतलब छोटी सी उम्र हम्म। से ही। उसके बाद फिर मेरी भी रिकॉर्डिंग्स हुई, मेरे भी गीत, तो मैं भी गीत गाने लगा। तो शुरुआती दौर में तो मैंने कुछ गीत उनके गाए, कुछ अपने लिखे हुए गीत गाए कैसेट्स में। लेकिन हम्म। उसके बाद कई बार ये हुआ कि उन्हीं के गीत दोबारा मुझे जो है जैसे टी सीरीज जैसी कंपनी में गाने पड़े। जबकि उन्होंने ही टी सीरीज में वही गीत गाए थे और टी हम्म। सीरीज कंपनी ने वही गीत मुझसे दूसरे अंदाज में गवाए। अच्छा। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा और अनवरत जारी है। जी। यहाँ पे एक बात आई है कि उनके गीत आप गाते थे। पहले की उसमें ना, अगर हम पहले के टाइम की बात को अगर लेकर चलें, तो अब जैसे मान लीजिए कि आपने उनके गीतों को गाया तो वो प्रतिबंध भी नहीं था और एक नए तरीके से पेश किया जाता था। और आपके अंदर वो एक मैं कह सकती हूँ कि एक वो मैं वाली बात भी नहीं आई कि नहीं जी मैंने इसको पहचान दिलाई है। लेकिन आजकल की अगर हम बात करें, आजकल के कलाकारों की, तो हमारे नेगी जी
गढ़रत्न नेगी जी ने भी ये बात कही थी कि पिसे आटे को बार बार ना पीसा जाए जब मैशअप की बात आती है या फिर नए कलाकार जब उन गीतों को गाते हैं। तो इन सब चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बोली है ये बात। अब नेगी जी ने ये बात मैंने भी सुनी उनके मुँह से कि उन्होंने ये ऐसा कहा और बिल्कुल ठीक कहा है। जी। कि एक ही चीज़ जब 10 बार गाई जाए, तो वो विकृत भी होने लगती है। हाँ। वो जिस रूप में पहले गाई गई थी, लोक के अंदाज में गाई गई थी और आजकल का जो नया दौर चल रहा है, वो उसी लोक को बदल करके अगर उसमें उसकी जड़ को काट दिया जाए और टहनी-टहनी हरी दिख रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ नहीं टिकेगी। बिल्कुल। जड़ तक रहना पड़ेगा, टहनियों में आसमान छूने के लिए ठीक है आप ऊपर बढ़ते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, ऊपर और चढ़ते हैं, लेकिन जब तक उसकी जड़ मजबूत नहीं होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। और यही है नयापन भी बहुत ज़रूरी है। आजकल डांसिंग गीत जो हैं, वो ज़्यादा चल रहे हैं। ज़रूरी भी है, वो उसका भी एक हाँ। उसकी अपनी एक जगह है और कम से कम मैं ये कहूँगा कि जो नए युवा हैं, वो इस बहाने अपने गीतों से जुड़ रहे हैं। हाँ, वो मूल लोक से जुड़ें, मूल संस्कृति को ना छोड़ें और संस्कृति की बात जो है वो नई पीढ़ी तक लगातार पहुँचाएँ क्योंकि उनसे नए बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल। हम जैसे गायकों से नहीं हो रहे हैं। वो एक मैं कहता हूँ कि वो ज़माना शायद धीरे-धीरे जा रहा है, हाँ, लेकिन हम जनरेशन चाहते हैं गैप। कि नहीं, वो चीज़ रहनी चाहिए, वो बची रहनी चाहिए। उसको भले ही थोड़ा नया अंदाज़ दे दीजिए आप, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स का आप प्रयोग करते हैं, होता ही है। पहले केवल हारमोनियम, तबला बजता था, एक हाँ। बांसुरी बजती थी। आज के दौर में ऑक्टोपैड है, गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार्स हैं, कई और भी सब कुछ आ गया है और डिजिटल रिकॉर्डिंग्स होने लगी हैं। तो उस दौर में जहाँ तकनीक बदल रही है, वहाँ ठीक है गायन भी बदलेगा, उसका रूप-स्वरूप भी बदलेगा, लेकिन मूल रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि मूल रहना चाहिए। बिल्कुल, जड़ें नहीं खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। सर यहाँ पे बात नएपन की जब आती है, तो गीतों का नयापन तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब हम खुद उस जनरेशन के कि अगर हम सुबह को भजन सुन रहे हैं, तो दिन में हमारे ऐसा होना चाहिए कि एनर्जी मिले, तो उस तरह के गाने सब बदलाव आता है, तो सब सुनते हैं। एक चीज़ ये भी आती है कि जहाँ पे जागर, जो कि हमारी सबसे पुरानी चीज़ें हैं, लोग जो हमारा एक हम कह सकते हैं कि हमारी संचय की हुई चीज़ें हैं, उनमें जब थोड़ा मॉडर्न तड़का डाला जाता है, अगर आप देखेंगे डीजे में जागर बजते हैं मंडाण के रूप में जो भी उनको बजाते हैं, तो कई तरह की चीज़ें ऐसे हो रही है जो हमारी पुरातन चीज़ें उनके साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि छेड़छाड़ करके जो आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जागर शैली जो है, हुँ, अगर हम उसकी सिर्फ़ गायन की बात करें, तो वो गायन अलग चीज़ है। हुँ, लेकिन जागर जो विधा है, ये जागर हमारे घर की चीज़ है। हुँ, इसको मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल हाँ, मानना है, किसी और का क्या मानना होगा इसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर तो मेरी सलाह तो ये रहती है कि ये चीज़ घर के अंदर की जो चीज़ है, हुँ, वो मंच पे नहीं जानी चाहिए। हुँ, आप देखिए, आजकल शादियों में जागर बजने लगते हैं हाँ, और वहाँ पर क्योंकि ये हमारे जो हैं, ये देवी-देवताओं के पूजन का तरीका है। बिल्कुल, आवाहन गीत हैं ये और हम देवी-देवताओं का आवाहन करते हैं, उसके कई नियम होते हैं। उसके बाद जिसको हम पसवा कहते हैं, जिस पर देवता आता है, वो उसके भी नियम हैं कि हाँ, वो किन नियमों से रहते हैं और किस जगह पर उनको आप उन्हें पुकारना है, उनका आह्वान करना है और तो कहाँ उन्होंने पर उनको अवृत होना नचाना है। है और कहाँ पर वो जागर गाना है। हुँ, मंचों पर जब जागर गाए जाते हैं, शादी-ब्याह में जागर गाए जाते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कई बार कोई पसवा नाच जाता है। हाँ, फिर फिर क्या होगा? फिर उसके लिए आप वो गुरु कहाँ से मँगाएँगे, जो हुँ, उसको शांत करेगा। शांत करें। इसके बड़े दुष्परिणाम भी होते हैं। कई हुँ, जगह देखने को मिले हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन ये चीज़ जागर शैली शैली के गीत आप गाइए, लेकिन जागर नहीं। हुँ, जागर सीधे-सीधे नहीं आना चाहिए मंच पर या वो हुँ। उसी जगह पे होना चाहिए जहाँ उसकी हमने निश्चितता तय की है, हमारा घर है, हमारा मंदिर है, हमारा आँगन है, वो उससे बाहर नहीं जाती चीज़। सर जागर की हम क्योंकि हम खुद पहाड़ से आते हैं, गढ़वाल से मैं आती हूँ और हमने खुद देखा है कि जब वो ढोल, दमो और थकुला के साथ में जब जागर गाए जाते हैं, उसके बाद पसवा नाचता है, सारी चीज़ें वो व्यवस्थित और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि पूरी रात निकल जाती है और एकदम। देवता अवतरित नहीं होते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि जागर को बहुत नॉर्मल बना दिया गया है। चलो एक तरफ से ये भी देखते हैं कि अच्छी बात है, लोगों तक हमारी शैली पहुँच रही है।
बट जब पशुआ नाचने की जहाँ पे बात आती है तो कहीं ना कहीं जब सोशल मीडिया पे वो चीजें आती हैं तो एक हंसी के पात्र भी बनकर रह गया है उत्तराखंड की संस्कृति इस तरीके से। तो किस तरीके से देखते हैं आप नहीं, ये? मैं अभी फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उस हम्म। चीज़ का स्थान निहित है। आप देखिए, आप पूजा सड़क पे नहीं करते ना, बिल्कुल। आप आस्तिक हैं, आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप सड़क पे चलते-चलते पूजा करने लग रहे हो, आप बिल्कुल। सड़क पे बैठ गए, पूजा करने लग गए, ऐसा तो नहीं है ना, हम्म। उसके लिए आप मंदिर पे जाते हैं या आपके घर में आपने जहाँ पर मंदिर स्थापित किया हुआ है या अपने कुल देवता का थान जिसको हम बोलते हैं, हाँ। वो स्थापित किया, आप इन चीज़ों को वहाँ पर करते हैं। तो जिन चीज़ों की जिनकी मान्यता हमने जहाँ पर बना के रखी है, जिनके स्थान जहाँ पर चिह्नित किए हुए हैं, वो चीज़ वहीं तक रहनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जागर शैली का गीत, जागर गाना अलग चीज़ है, जागर शैली का शैली का गीत गीत, अलग चीज़ है। हाँ। जागर शैली के गीत जैसे प्रीतम भरतवाण जी गाते हैं, हम्म। लेकिन प्रीतम भरतवाण जी जब या वो सीधी जागर भी लगाते हैं, तो उनको उस चीज़ का ज्ञान है। अगर वहाँ पर पसुआ नाच भी जाता है, तो वो एक गुरु के तौर पर उसको शांत करने की शक्ति रखते हैं। हाँ। तो ऐसे गुरु के लिए तो ठीक है। हम्म। लेकिन मुझे जब नहीं आता है और मुझे जागर शैली गाना गाना आता है और मुझे पसुआ को शांत करना नहीं आता या देवता का उसको उसकी ताल बजानी नहीं आती या उसके हिसाब से मंत्र नहीं आते। हम्म। मैं नहीं कर सकता इस काम को ना, कि ऐसे थोड़ी है मैं कहीं पे गा दूँ, वो सही ठीक बात है। नहीं है। गायन की बात हुई है। सर आपके गीत ना हमने बहुत सुने हैं। अगर मैं बात करूँ तो जो संध्या झूली है कि वो मेरा बहुत पसंदीदा है। जब घर में ऐसा होता है ना कि शांत वातावरण है या फिर खुद को जब शांत करना होता है तो मैं स्पीकर पे उस गीत को बजा देती हूँ। तो जी, सबसे पहले तो कुछ लाइनें उस गीत की हो जाए फिर उस गीत पे आगे चर्चा करते हैं। ठीक है। जी। ये पूरबी को दिन ये पश्चिमान है गोछा, ये नीला कंठा हिमालय हो, ये संध्या झूली ऐछा, ये नीला कंठा हिमालय हो, ये संध्या झूली ऐछा, एके संध्या झूली रे छो भागीवन नीला कंठा हिमाला, अब संध्या झूली गे छो भागीवन धौली गंगा का छाला, घर के जणी ब्याल है गेरू फुला हो, घाम मुखड़ी लाल है गे रूप फुला हो, ओहो पंछी उड़ी डाल भेगे रूप फुला हो। ये कुछ पंक्तियां हैं ये और मैं ये बहुत कहूंगा सुंदर कि है। ये गीत देखिए मैंने भले ही गाया है, लेकिन ये एक लोकगीत है। हाँ। ये हमारे कुमाऊं क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है और इस गीत को कई गायकों ने अपने अपने तरीके से तरीके गाया। से गाया है। जैसे कपूत्री देवी जी ने इसको गीत को गाया, हम्म। जो हमारे उत्तराखंड की पहली लोक गायिका रही, पहली हाँ। लोक गायिका, उन्होंने इस गीत को गाया। और उसके बाद हीरा सिंह राणा जी ने इस गीत को पुनर्रचित किया। हम्म। दोबारा इस गीत को लिखा, अपने शब्दों में लिखा और वो गीत तब जाकर के राणा जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया प्रसिद्ध हुआ, कि हाँ। ये गीत राणा जी का ही है या वो है। राणा जी ने लिखा उसको, भले ही उसके बाद उसको पुनर्रचित किया, लेकिन ये था लोकगीत। फिर मैंने उसको गाया तो मैंने थोड़ा अपने दूसरे अंदाज में गाया उसको, तो ये गीत लोगों को पसंद आया और मेरी बहुत कोशिश ज्यादा रहती पसंद है कि आया। मैं लोक को ही ज़्यादा गाता हूँ और मैं भी प्रभावित हूँ नए गीतों से, सब कुछ से, लेकिन मैं लोक को नहीं छोड़ता और मेरी जड़ से मतलब जो है लोक से मेरे को बहुत प्रेम है और मैं ये चाहता हूँ कि वो लोक बना रहे, भले ही उसका थोड़ा-सा नया रूप वो जरूरी भी हो, है थोड़ा। और ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो उस लोक के साथ जुड़ी रहे सदा। सर ये गीत वाकई में मेरे बहुत दिल के बहुत ज्यादा करीब है क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा सुनती हूँ
और इस गीत की अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि ये लोकगीत है, प्रसिद्ध ये राणा जी के नाम से हुआ कि उनका गीत है, और उसके बाद नए-नए तरीके से ये गाया भी गया। अच्छा, लोक में जो हमारा लोकगीत है, हमारा लोक है, लोक साहित्य है, कई सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो वो असल में है क्या? क्योंकि अगर हम नई जनरेशन की बात करें, तो हम कहते हैं उनको ये पता है कि अच्छा लोकगीत होते हैं, लेकिन किन गीतों को लोकगीत की श्रेणी में रखा जाता है, ये हर किसी को नहीं मालूम होता है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, वैसे लोकगीत का जो पहला वो है कि हुँ, वो लोकगीत है जिसका समय के साथ-साथ लोग भूल गए कि इस गीत को किसी ने रचा या ये गीत ऐसे ही गढ़ता गया। हुँ, जैसे सबसे ज़्यादा लोकगीत कैसे बने? मेलों से, खेलों से बने। हुँ, हुँ, क्या होता था, अब तो मेले-खेले हमारे पहाड़ों में बहुत कम हो गए कम हैं। हो गए हैं। संचार के बहुत साधन हो गए हैं। हुँ, पहले फ़ोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, चिट्ठियाँ होती थी, या फिर जब मेले लगते थे तो तब दूसरे गाँव के लोग उस मेले में आते थे, इस गाँव के लोग उस मेले में जाते थे। हुँ, दूर-दूर से कई गाँवों के लोग आते थे। वहाँ पर रिश्तेदारों का, बेटियों का अपने मायके वालों से मिलना, हुँ, ऐसा होता था। जब मिलते थे तो वो कुछ गा कर के अपनी चीज़ सुनाते थे, कुछ दूसरे गाँव वाले सुनाते थे, उनके मायके वाले कुछ जवाब, हुँ, वो एक शैली थी कि इस ढंग से जवाब दिए जाते हैं। चौंफले खेलते थे, ये खेलते थे, तो जहाँ पर उस ढंग की जो रचनाएँ स्वतः वहाँ बन गईं, हुँ, वो लोकगीत कहलाए बाद में। उनको फिर जोड़ा गया, उनमें कुछ और चीज़ें जोड़ी गई, फिर गायकों ने उनको गाया, सपोज़ उसके बाद रिकॉर्ड्स हुए, तो हुँ, उनको लोकगीत कहा गया। रचनाकार के गीत अलग चीज़ है। रचना आज जैसे हीरा सिंह राणा जी के कई गीत आगे लोकगीत कहलाएँगे। हाँ, बिल्कुल। वो इतने ऐसे हो चुके होंगे, नई से नई पीढ़ियों के बीच में जा चुके होंगे, उन्हें पता नहीं होगा कभी हीरा सिंह राणा जी ने लिखा था या क्या था, या वो लिपिबद्ध नहीं था कोई गीत, हुँ, हुँ, तो वो लोकगीत बन जाता है। नेगी जी के गीत 100 साल बाद लोकगीत ही कहलाएँगे। बिल्कुल। हाँ, राणा जी हैं, राणा जी ने भी लोकगीत गाए। नेगी जी हैं, नेगी जी ने कई ऐसे लोकगीत गाए जो नेगी जी के नाम से प्रसिद्धि जिनको मिली। हुँ, अगर उनको नेगी जी नहीं गाते तो वो गीत वैसे ही रह जाते, वो सामने हुँ, नहीं आ पाते। जैसे एक उदाहरण दूँगा मैं आपको, आपने नेगी जी का से गाया हुआ एक गीत, बड़ा प्रसिद्ध गीत रहा है, वो लोकगीत है। हुँ, लोकगीत कहलाया कहलाया जाता था, लेकिन वो लिखा हुआ था गीत। 1872 में लिखा था गीत। उनका नाम था हर्षपति गुसाई। हर्षपति गुसाई जी का लिखा हुआ गीत था, अकुलो माँ माया करी, अच्छा। कै की भी न पार करी। हाँ, हाँ, इस गीत को नेगी जी के नाम से जाना जाता है ना हाँ। आज। किसी को हर्षपति गुसाई जी का नाम याद नहीं होगा। नेगी जी हुँ, के नाम से वो गीत हिट हुआ। ना बैठे बिंदी चरखी माँ, हुँ, ये गीत लोकगीत था। ये मेले में गाया जाता था, गिंदी के मेले में किसी ज़माने में कभी गाया जाता था, जो डाडा मंडी में होता है। हाँ, हाँ। वहाँ से नेगी जी ने फिर उनको लिपिबद्ध किया, और उसके बाद वो गीत लोकगीत बड़े इतने प्रचलित हुए कि नेगी जी के नाम से भी जाने जाने लगे वो गीत। हुँ, लोक ऐसे-ऐसे चलता रहता है। लोक से ही हम हैं, और हमारा ये लोक सदा ज़िंदा रहेगा। तो रचनाकार के गीत ही बाद में लोकगीत भी बन जाते हैं। बिल्कुल। जी। सर, एक बात मैं पूछना चाहूँगी। मैं खुद लिखती हूँ, थोड़ा बहुत कविताएँ हम लिखते हैं। जी, जी, जी। एक बड़ी चीज़ जो देखने को मिलती है कि कई बार हमें गीतकार का नाम तो पता है कि गाया किसने है, लेकिन जिसने लिखा है, जिसने वो रचा है, उसकी पहचान थोड़ी-सी उतनी उभर के नहीं सामने आ पाती। तो हाँ। किस तरीके से देखते ये हैं आप आना ये? चाहिए। गीतकार का मतलब गीत लिखने वाला ही है, गायक नहीं, हाँ, जो आप कह रहे थे। गीतकार का नाम अक्सर गायब हो जाता है हाँ। कि ये गीत इतना हिट हुआ है, कोई गीत, और उस गीतकार का नाम नहीं पता है। जैसे मैं आज ही कहूँ, हुँ, आपसे ही मैं आप नौजवान पीढ़ी के हैं, स्वर्ग तरा जुनेली राता को सुनो लो, तेरी मेरी हुँ, बाता। ये गीत आपने सुना हो। बिल्कुल, ये गढ़वाल में भी बहुत हिट हुआ। बहुत ज़्यादा। मूलतः कुमाऊँ का गीत है। हुँ, गढ़वाली में ये गीत जब चंद्र सिंह राही जी ने गाया तो इसको एक नई प्रसिद्धि मिली, हुँ, और इस गीत को कुमाऊनी में भी कई गायकों ने गाया। हीरा सिंह राणा जी ने हाँ। गाया, गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने गाया, अन्य लोगों ने भी गाया, और आज भी इसको गाते हैं। लेकिन किसी मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे कलाकारों को भी, जो हैं बड़े प्रसिद्ध कलाकार भी हैं, उनको भी नहीं पता होगा ये गीत किसने लिखा। हुँ, लेकिन ये गीत लिखा शेर सिंह कुमाऊनी थे, वो हुँ, नेपाल में थे।
नेपाल में लेक्चरर थे वो, इंग्लिश हम्म, के और गणित पढ़ाते थे वहाँ नेपाल में, वो पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। ये उनकी रचना है और मूल रचना है, ओह, इसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं हुई। हाँ, कुछ गायकों ने अपनी-अपनी पंक्तियाँ उसमें बदली, उनको वो लिपिबद्ध नहीं मिला वो गीत, तो केवल गीत का पता था कि ऐसे गाया जाता है, ये गाया जाता है। पंक्तियाँ नहीं पूरी पता थी, तो उसमें जोड़-जाड़ करके किया गया। लेकिन रचनाकार जब पता हो हमें, तो हम कम से कम अगर पूरा गीत नहीं भी पता है और हम उसमें लिखें कि मूल गीत शेर सिंह कुमाऊनी, अगर मैं सपोज़ हाँ, इस गीत को गा दूँ और उसमें लिखूँ मूल गीत, मूल रचनाकार शेर सिंह कुमाऊनी, तो उस रचना का पता लगना चाहिए कि किसका लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? आदमी सुन तो लेता है, या ऐसा सब जगह होता है, ये केवल हाँ, हमारे ही लोक में नहीं है, ये हम्म, पूरे देश के हर अंचल के लोक में है। ये हिंदी में भी है, हाँ, हर एक को नहीं पता कि गोपाल दास नीरज के ही गीत हैं साहब। हम्म, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी-सी शराब। सबको ये पता है किशोर कुमार का गाया हुआ गीत है। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, हम्म, किसने लिखा? नहीं पता चलता। हाँ, ये भी जब प्रचारित होता रहता है गीत के साथ-साथ बार-बार, जब वो या रेडियो से बजता है या कैसेट्स में रहता है या यूट्यूब में होता है, वहाँ नाम होता है गीतकार का लिखा हुआ, तो अच्छा लगता ही है, और गीतकार का नाम ज़रूर आना चाहिए, मूल रचनाकार का। सही बात है। पहचान सबको मिलनी चाहिए और श्रेय तो जरूर, अगर श्रेय किसी सबसे ने, पहले हाँ, रचनाकार का ही श्रेय है। श्रेय होना चाहिए क्योंकि उसकी वो मेहनत है। सबसे बिल्कुल, पहली बात है कि उसने वो सोचा है। यस, क्या क्या हाँ, उसके मन में वो चल रहा होगा कि उसने वो लिख दिया, लिख दिया, पूरा गीत बना दिया। अब बिल्कुल, गाने वाले तो ठीक है, एक बार प्रैक्टिस की, 2 बार प्रैक्टिस की, वो गा लेगा। एकदम, लेकिन जिसने लिखा है, उसने किस फ़ील के साथ वो लिखा था, वो एकदम। ज़्यादा महत्वपूर्ण बिल्कुल, है। वो बार-बार नाम बोलना चाहिए, बार-बार नाम लिया भी जाना चाहिए। हर बिल्कुल, मंच पर भी लिया जाना चाहिए, अगर कोई उस लोकगीत को गाता है या उस रचनाकार के गीत को गाता है, तो स्टेज में कोई भी कलाकार गा रहा है, तो उसको बोलना चाहिए कि ये रचना उनकी है, उनकी है, मैंने हाँ। ये गाया है और मैं आज यहाँ पे आप लोगों के बीच में ये उन रचनाकार का गीत फिर पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो एक तो अच्छी फिर चीज़ हर किसी को श्रेय मिलता है, तो सामने अब तो आज की अगर ऑडियंस की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है। है। बिल्कुल, चाहे वो गीतों के मामले में हो, चाहे वो किसी भी विषय पे हो, वो जागरूक बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उनके दिमाग में पहले ये चलता है, अच्छा गाया इसने, इसका लेखक कौन है? कौन है? बिल्कुल, लिखा किसने है? यस, तो हम वो सवाल उनके दिमाग में छोड़े ही क्यों? पहले ही बता दें कि अच्छा ये इनका लिखा हुआ है, आप ज़रूर, ये सुन रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। सर अगर आपके गीतों की हम बात करें, तो आपने अभी एक गीत आपका जो है वो लॉन्च होने वाला है, तो उसके बारे में कुछ बताइए मैं हमारे अभी दर्शकों को। आज ही लॉन्च किया है वो गीत, जी, सुबह 9 बजे रिलीज़ किया है उसको हाँ जी। ए प्लस स्टूडियो से। हुँ, और ये भी गीत जो है इसके रचनाकार हैं गंभीर दारमिज जी। हुँ, गंभीर दारमिज बहुत पुराने लोक गायक हैं हमारे कुमाऊँ क्षेत्र के। बड़ी प्रसिद्धि उन्होंने आकाशवाणी से पाई। उनकी हुँ, कैसेट्स वगैरह तो एक आधी कैसेट निकली उनकी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कैसेट्स में गीत नहीं गाया, आकाशवाणी से गाते रहे। और जब मैंने और हमारे जो लोक गायक हैं, दीवान कनवाल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हुँ, हमने एक गीत गाया दोनों ने मिल कर के शेरदा अनपढ़ जी का। तो अच्छा। वो गीत उन्होंने भी सुना, तो मेरी उनकी बात हुई एक दिन, मेरी और गंभीर धार्मिक जी की, तो उन्होंने कहा यार मेरे गीत गाओ, मेरे पास इतनी पुरानी चीज़ें हैं, गाना चाहते हो गाओ। मैंने कहा मैं फलाना गीत गाना चाहता हूँ, मैंने उनसे हुँ, अनुरोध किया और उन्होंने वो गीत मुझे मुहैया करा दिया कि ये गीत आप गाओ और इसका मैं राइट आपको देता हूँ कि आप जिस तरीके से इसको गाना चाहें। मैंने उसका मूल नहीं खोया, उसको हुँ, मूल रूप में ही गाया है। हाँ, उसमें मतलब उसके शब्दों से कोई छेड़छाड़ नहीं है, धुन में हल्का परिवर्तन है, उसमें कोरस थोड़ा आ गया है, उसका म्यूज़िक थोड़ा-सा नए तरीके से बनाया गया। आज ही रिलीज़ किया है। गीत का जो हमने टाइटल दिया है, वो है हिमालय का घाटी-उमा। हुँ, उसकी मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता बिल्कुल हूँ। सर। सुर सुरु बयालो सुर सुरु बयालो हिमालय का घाट्युमा सुर सुरु बयालो हिमालय का घाट्युमा लागनो निसासा पहाड़ का घाट्युमा लागनो निसासा पहाड़ का घाट्युमा डाफ्या पंछी हिमालय में भुर भुर उड़ान छा सुकिलो हिमालय देखी यौमन उड़ान छा
बर्फीली हवे छ हिमालय का घाटियों में सुर सुरु बयालो। तो ये गीत आज ही रिलीज किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको इस गीत के लिए, और बहुत सुंदर ये गीत है। एक सवाल जो जब मैंने आपके गीत सुने, एक सवाल मेरे दिमाग में काफी देर से चल रहा था कि मैं पूछूं इसको। मेरा वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हम मेरी दीदी खुद कुमाऊं में है अच्छा। और मैं खुद गढ़वाल से हूँ। लेकिन गढ़वालियों कुमाऊनियों का संबंध को जिस तरीके से पहले से मतलब सोचा जाता था कि नहीं, ये तो भाई सांप दिखे जो ये बात सारी कहावतें कही जाती है, बातें कही जाती है। तो आप किस तरह से अंतर देखते हैं दोनों जगह की संस्कृति पे, गढ़वाल और कुमाऊं की, और क्या समानताएं देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ, मैं गढ़वाल का रहने वाला हूँ और गीत में कुमाऊनी ही गाता हूँ। मैं भी कुमाऊं का रहने वाला नहीं हूँ, मैं अच्छा। गढ़वाल का रहने वाला हूँ और मैंने अभी तक जो भी गीत गाए हैं वो कुमाऊनी ही लोग गीत गाए हैं, कुमाऊं में ही मैंने गीत गाए हैं और कुमाऊं के ही गीतों से मेरी पहचान है। देखिए, संस्कृति बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल। पहनावों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, हम्म, बोली में अंतर है, शब्दों हम्म, में अंतर है, बाकी संस्कृति में कोई अंतर नहीं है। संस्कृति पूरे पहाड़ की एक जैसी है। इवन आपकी जौनसार की संस्कृति भी एक ही जैसी एक ही मिलेगी जैसी है, आपको, हाँ। हल्का पहनावे में अंतर मिलता है। बोली भाषा में तो हर कोस में बोली बदल जाती है। गढ़वाल में आप देखिए, टिहरी में दूसरी गढ़वाली दूसरी है, बोलते हैं, पौड़ी पौड़ी में में दूसरी हाँ। बोलते हैं, चमोली में दूसरे स्टाइल की बोलते हैं। ऐसे कुमाऊं में है, पिथौरागढ़ में दूसरे स्टाइल की कुमाऊनी बोली जाती है जिसपे नेपाली टच है, हाँ, बागेश्वर में दूसरे स्टाइल की बोली जाती है और अल्मोड़ा की बिल्कुल भिन्न तरीके भिन्न की है, है। हाँ। आप अल्मोड़े के निचले वाले इलाके में आ जाएंगे जिसको सल्ट और दुशान कहते हैं, हम हम्म, गढ़वाल कुमाऊं का जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर गढ़वाली कुमाऊनी दोनों चीजें बोली जाती हैं। मैं गढ़वाली भी बोलता हूँ, कुमाऊनी भी बोलता हूँ। अगर मैं गढ़वाली बोलूंगा आप लोगों के साथ तो तुम तो पता भी नहीं चलो कि मैं कुमाऊनी कुमाऊनी बोला। गिटार छाऊं या क्या छाऊं, हाँ, है ना। और अगर मैं कुमाऊनी बोलूँ कहते बोलूँ कि भाई चलो हो हिटो हो आज फलाण कोती की मैं जानू, हाँ, तब पे कोई मैं कहीं ऐसा निकल कि यो गढ़वाला आदमी सु। बिल्कुल। तो हम तो उत्तराखंडीय हैं, हम्म, गढ़वाल और कुमाऊं में कोई अंतर नहीं है, संस्कृति में भी कोई अंतर नहीं है, गायन शैलियों में अंतर है। हम्म, संस्कृति बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, लोक गायन जो है उसमें हल्के-हल्के अंतर हैं। जैसे वहाँ जोड़े गाए जाते हैं, हाँ, हमारे यहाँ थड़िया चौफला ठड़िया होता है चौफला। गढ़वाल में। तो एक ही जैसा है, केवल उसकी गायन शैली अलग है, थोड़ा नृत्य अलग है, लेकिन है सब एक है ही सब जैसा। एक हाथ जैसा ही, मिला करके हाँ। ऐसे करके आप चलते हैं और हाँ, उसी ढंग से झोड़ा गाते हैं, उसी ढंग से आप थड़िया ठड़िया चौफला चौफला। गाते हैं। वहाँ छपेली गाई जाती है, हम्म, चांचरी गाई जाती है। हमारे गढ़वाल के चमोली क्षेत्र में चांचरी खूब गाई चांचरी गाई जाती है। जाती है, हाँ। न्योली वहाँ गाई जाती है, यहाँ खुदेड़ गीत बोलते हैं उसको, खुदेड़ गीत वहाँ न्योली है। हम्म, वो शैली भी यहाँ कई गीतों में देखने को मिली है, गढ़वाल में भी। हाँ, केवल न्योली वाला अंतर थोड़ा गायकी में भगनौल और न्योली का एकदम अलग है, जो गढ़वाल क्षेत्र में ज़्यादा आपको कहीं मिलता नहीं है। हम्म, भगनौल है तो यहाँ पट पट टाइप से उस गीत को गा देते हैं, जैसे राही जी खूब हाँ। गाया करते थे, प्रीतम भरतवाण जी खूब कई गीतों को पट के रूप में गाते हैं। भगनौल स्टाइल है वो जो कुमाऊं का था, एक ही जैसा, लगभग एक जैसा। अच्छा, 90 बस गायनी का अंतर है। केवल थोड़ा-थोड़ा गायने का अंतर। हम्म। सर आपने तो पूरा उत्तराखंड देखा है, हर तरीके के गीत आपने गाए हैं, हर तरीके की संस्कृति से आप जुड़े हुए हैं, मतलब कि वैसे संस्कृति तो एक है लेकिन हर कोने की आपने देखी हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम क्योंकि आपने उस दौर से शुरू किया है जहाँ पर गीतों को सिर्फ कविता के माध्यम से या नॉर्मली गा के, जैसे लोग ये अपने थौल मेलों में गाकर जब ज्यादा गाया जी। जाता था। आज के समय में कितना अंतर है, उस समय में कैसेट लाला ही बताएगा, दुकान वाला ही बताएगा कितनी बिक गई, तभी पता हाँ। चलता था कि हाँ अच्छा इतना गया है हमारा जी, गाना। जी, जी। लेकिन आज का यूट्यूब से तुरंत पता चल जाता है कि हमारा गाना कितना जा रहा कितने है। व्यूअर्स हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो नए गीत है उनकी वजह से जो असल गीत होते हैं, जो लोक साहित्य से जुड़े हुए होते हैं, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो ये सारा अंतर आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो साधन ही पहले, सबसे पहले तो आकाशवाणी ही था। हम्म, अगर जो सबसे बड़ा साधन था पब्लिक के बीच जो सुना जाता था, हाँ, आकाशवाणी से ही गीत रिकॉर्ड होते थे। कैसेट्स का ज़माना बाद में आया। उससे पहले मेले खेलों में ही मैक्सिमम गायक लोग जाते हाँ। थे और वहीं मैं तो जैसे राणा जी की बात करूँ, उन्हीं से सुनता था कि वही बताते थे कि कहीं भी गए वहाँ चिमटा बजाना शुरू कर दिया। तो कुछ कोई चिमटा बजा रहा है, क्योंकि बजाने के लिए कुछ ऐसा हाँ, था हाँ। भी नहीं। बहुत हुआ तो हुड़का लेकर के अगर चले गए कोई गायक, तो
पहुंच गए, अगर हुड़का नहीं है वैसी कहीं पहुंच गए तो वैसी मंडली शुरू हो जाती है और वहीं लोग सुनते थे और वहीं से वो गीत जन जन तक पहुंचते थे, आकाशवाणी से पहुंचते थे। बाद में कैसेट्स का जमाना आया, कैसेट्स के बाद जब ये डिजिटल युग हो गया, डिजिटल उसमें उसका मैं एक चीज बताता हूँ कि जब कैसेट्स बनती थी, मैंने उस टाइम भी रिकॉर्डिंग की है कैसेट्स में, जब स्पूल का जमाना था, स्पूल रिकॉर्डिंग हुआ करती थी और अगर गाना में एक गलती हो गई तो रिटेक नहीं होता था, उस गाने को दोबारा से शुरू से गाना पड़ता था और सारे साजिंदे एक साथ बैठे होते थे रिकॉर्डिंग में, सब एक साथ बजा रहे हैं, एक साथ गाया जा रहा है, किसी की भी गलती हो गई, चाहे गायक की गलती हो गई, एक शब्द गलत गा दिया या तबले की चांटी गलत बज गई तो पूरा गाना फिर दोबारा से। आज तो डिजिटल युग में जो कंप्यूटराइज्ड जहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है वहां एक शब्द भी गलत हो जाता तो एक ही शब्द गाते थे। तो आज तो बहुत आसान हो गया, आज जिस जो शौकीन है वो बड़ा गायक बन जा रहा है। गायकी तब समझ में आती है जब आप मंच पर गा रहे होते हैं, आप सीधे जब लाइव गाते हैं तो पता चलता है कि अरे यार आप तो यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, आप यहाँ सुर पे नहीं, आप बेसुरे हैं, वहां पर तो आप हो जाएगा ऑटो ट्यून। एक गाने में 1 घंटे में रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग आजकल। और उस समय तो पूरे 45 मिनट की कैसेट रिकॉर्ड करनी होती थी और वो वास्तव में 1.5 घंटे में पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती थी, लाइव रिकॉर्ड किया करते थे। बाद में जब डैट का जमाना आया, जब स्पूल खत्म हो गए, डैट कैसेट्स में सीधे रिकॉर्ड होने लगे, मोटी कैसेट जैसे वीसीआर की कैसेट आती है, फिर उस डैट कैसेट में होता था, वहां तो रिटेक की फिर संभावना थी। लेकिन आज तो सब कुछ है, आज तो एक क्लिक है जी, उसी में सारा। उस समय कैसेट बिकती थी, कैसेट से पता लगता था कि हाँ इस गायक की मांग कितनी है, इस गायक आप क्योंकि खरीद के गीत सुनते हो। हाँ। अब हर एक का गीत तो नहीं सुनता था ना आदमी, जेब से पैसे कैसे लगाए, सही बात है। 25 रुपए की 30 रुपए की एक कैसेट, हाँ। तो उसी को खरीदता था कि जो सुनने लायक था। फिर उस कैसेट को भी 10-10 घरों तक जाती थी, कि मेरे को दे दो जरा, मैं अभी सुन लूं आज। हाँ। ऐसा होता था जबकि, और आज तो आपके मोबाइल में है सब कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं। आज तो प्रसारण की कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसा लगाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आजकल तो मोबाइल से लोग गीत शूट कर रहे हैं, करके वैसे अपलोड कर दे रहे हैं। हाँ, और गायक बल्कि अपने घर पे बैठ के मोबाइल पे रिकॉर्ड करके भेज देता है, उसमें वो बाद में म्यूजिक जोड़ जाड़ के पूरा गाना बना देते हैं। हाँ, बहुत ये भी आसान हो गया, बहुत मतलब आसान है। पहले के मुताबिक। मंच की बात आई है कि मंच से पता चलता है कि असली कलाकार कौन है। मंच की राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मंच की राजनीति, अब आज देखिए राजनीति से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। अगर मैं राजनीति की ही बात करूं तो आपके घर में भी राजनीति है, आपका बिल्कुल। घर भी बिना राजनीति के नहीं चलता। आप अपने बच्चों का पालन पोषण भी बिना राजनीति के नहीं कर सकते। दोनों बच्चों के, अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के साथ राजनीति करनी पड़ती है। एक बच्चे को आपने चॉकलेट दी, दूसरे को नहीं दी, तो वो कहता है मेरे को नहीं दी, उसको बताना पड़ता है कि ये था तेरे लिए, वो था तेरे लिए मिठाई का दूसरा पीस था, इसके लिए ये था। ये राजनीति तो है। आप घर में कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं आज सब्जी फलानी बनी हुई है, नहीं है राजनीति वो। कैसे बनी, आपको नहीं पसंद आया तब भी खा रहे हैं, अब बोल रहे हैं नहीं बहुत बढ़िया बनी है। ये पॉलिटिक्स से कुछ नहीं छूटा है, आपका जीवन ही पॉलिटिक्स है। सही बात है। आपको हर जगह राजनीति पे रहना ही पड़ेगा, और वो एक उसको पॉजिटिविटी मानिए आप। हर चीज नेगेटिव नहीं है ना, राजनीति का मतलब नेगेटिविटी से नहीं है, पॉजिटिविटी से बहुत ज्यादा है। स्टेज में भी है, स्टेज की राजनीति आज की एक, अगर आप नेगेटिविटी के हिसाब से उसको मानते हैं तो उसमें यह है कि कुछ लोगों का खास कब्जा है स्टेज प्रोग्राम्स में। वो अपनी एक टीम बनाकर चलते हैं और उस टीम में उनके चुनिंदा लोग हैं कि यही लोग बुलाए जाने चाहिए, क्योंकि आम आदमी हर कलाकार को नहीं बुला पाता। हाँ। या हर संगठन जो कार्यक्रम कर रहा है, देखिए जहां कार्यक्रम होते हैं वो भी कोई ना कोई सामाजिक संस्था संगठन कर रहा है। सही बात। और वो भी फिर एक ग्रुप से बात करते हैं, एक कलाकार के एक आदमी से बात कर लेते हैं कि भाई फलाने फलाने कलाकार चाहिए, इन लोगों को बुला लो। उस हिसाब से फिर पैसा वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसकी फीस इतनी, इसकी फीस इतनी, इसकी फीस इतनी। अब फिर वो संगठन बताता है कि हाँ हम इतना दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अच्छा जी, नहीं इसमें तो इतने रुपए कम कर दो, तो फिर वो फलाना कलाकार हटा दो, इसको तो चाहिए ही चाहिए दूसरा। अब वो चाहे हुड़का बजाना नहीं आ रहा है उसको, लेकिन हुड़का वादक रखा हुआ है वहां बजाने के लिए स्टेज में। आप खुद देखिए वो पीछे बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है, कोई मतलब नहीं। कलाकार का मतलब सिर्फ गाने वाले से नहीं है ना। हाँ, सही बात कि है। भाई गायक है साहब, आया है, नचा रहा है, हिट कर रहा है, पीछे संगीतकारों से भी मतलब है। उसमें एक छुनछुना बजाने वाला, परकशन कहते हैं जिसको, उसको भी जरूर लाया जाता है, जबकि उसकी आवाज भी नहीं सुनाई देती। एक तरफ तो ड्रम बजा रहे हैं,
और दूसरी हम्म, तरफ वो छुम 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 कैसे कर दोगे भाई आप, वो कहाँ सही सुनाई देगा। सही तो बात है। ये नेगेटिविटी की पॉलिटिक्स ये भी है कि आप भले ही उस कलाकार को जरूरत नहीं है, वो कलाकार भी नहीं है, हम्म, लेकिन जबरदस्ती आपने उसको छुनछुना पकड़ा रखा है, उसकी फीस आप ले रहे हैं क्योंकि उसको लेके आपको चलना है, हम्म। और आपने दूसरे कलाकार को काट दिया कि बजट कम है जी, तो उसको नहीं देना। मतलब कुछ ये चीजें विशेष लोगों का तो हर जगह है पे ही रहता है, ही है। कहीं भी ये है, है ही, मतलब कि कुछ कुछ लोग ये हमेशा हर शीर्ष फील्ड पे में है, रहते इस हैं। फील्ड में भी हो रहा है। बिल्कुल। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि जी एक बात ये भी आती है कि जो थॉल पहले हमारे पहाड़ों में लगते थे, जो कौथिग हमारे पहाड़ों में होते थे, लोग तो पलायन कर गए, धीरे धीरे कौथिग भी पलायन कर रहे हैं मैदान की तरफ। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये व्यावसायिक दौर है, हम्म, बिजनेस है पूरा। उस समय भी मेलों में बिजनेस होता था, लेकिन उन मेलों का मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त पर मेले लगते थे। हम्म, उससे मैं बता रहा हूँ ना कि वो भी था बिजनेस, स्थानीय बिजनेस होता था उसमें, लेकिन उसमें मेल जोल ज्यादा होता था। हाँ, उसमें दूर दूर के लोग आते थे, वो खरीदारी भी करते थे, चूड़ियां खरीदते थे, फुंदे खरीदते थे, जलेबी खरीदते थे, जलेबी खाते थे। बहुत ज्यादा वैसे तो व्यापार होता नहीं था मेलों में, हम्म, आटा दाल चावल तो बिकता नहीं था। आज के मेलों, उन उन मेलों का भी था, व्यापारिक महत्व था ही था, और हम्म, मेल जोल का भी महत्व था, और वो फिर हमारी एक संस्कृति के रूप में वो मेले रहे। हाँ, आज जो मेले हैं, जिन मेलों का पलायन आप कह रहे हैं कि जो यहाँ लग रहे हैं, पलायन यहाँ अब लोग ज्यादा हो गए हैं, पहाड़ के लोग जहां जहां हैं वो अपने पहाड़ी मेले लगाते हैं, लेकिन वो मेले पूरी तरह व्यावसायिक हैं। अब हम्म, वहां आपको वो जलेबी नहीं मिलेगी, आपको पहाड़ के वो छोले नहीं मिलेंगे उस मेले में, हम्म, आपको तो वहाँ चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये चीजें मिलेंगी। हाँ, पहाड़ी उत्पादों के नाम पर व्यवसाय ठीक ठाक हो जाता है, अच्छी बात है, पहाड़ी उत्पाद हमारे बाहर तक जा रहे हैं, सरकार भी उसको बहुत महत्व दे रही है, और इन मेलों में केवल एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मुझे ये लगती है कि पहाड़ के उत्पादों का प्रचार प्रसार होता है और लोग उनको खरीदते खरीदते हैं। हैं। और हमारे उन मेलों में अब सिर्फ हमारे ही समाज के नहीं, दूसरे समाज के लोग भी, जुड़ रहे हैं। दूसरी भाषाओं के लोग भी उन मेलों में आते हैं, हमारे गीतों को भी सुनते हैं, गीतों के हम्म, प्रोग्राम के नाम पर वहां पर मेले लगते हैं, व्यापार भी अच्छा होता है, और हमारे गीत भी सुने जाते हैं, और हमारे उत्पादों का प्रचार प्रसार प्रचार करते प्रसार भी होता हैं। हाँ। सर आप इतने गीत गाते हुए आए हैं, कई कलाकारों से आप मिलते हैं, कई कलाकारों से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। नेगी जी हमारे एक बहुत बड़ा नाम है हमारे उत्तराखंड के लिए, गढ़रत्न है। जी नेगी जी। जी और नेगी जी के नाम के आगे ये भी जुड़ा हुआ है कि उन्होंने ऐसे ऐसे गीत गाए हैं कि कईयों की कुर्सियां हिला दी हैं, सरकारें बदल दी उन्होंने। कई बार उनको बैन भी किया गया है उनके गीतों के लिए, जब उन्होंने सरकार को हिलाने का काम किया। और एक इसमें मैं एक टॉपिक जोड़ना चाहूंगी, उसके बारे में भले हम ज्यादा बात ना करें पर मैं उसको थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी जी कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कुछ गीत गाए थे प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ। मतलब उनके लिए, खिलाफ भी नहीं कहूंगी मैं, उनके लिए। और कुछ दिनों बाद ही उनकी कुर्सी चली गई। तो क्या आप वाकई में मानते हैं कि हाँ नेगी जी वो गायक है कि जब जब उन्होंने ऐसे गीत गाए हैं कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है? ऐसा है कि मैं एक कलाकार के साथ साथ एक पत्रकार भी हूँ। मैं विश्लेषण भी करता हूँ, जी। विश्लेषण एक पत्रकार के तौर पर करता हूँ, कला का विश्लेषण भी करता हूँ एक कलाकार के तौर पर करता हूँ। लेकिन जहां तक इस सब्जेक्ट की बात है कि नेगी जी के गीतों से सत्ता परिवर्तन हुआ है, हम्म, इसको मैं अपने विश्लेषण में कहीं नहीं मानता। हम्म, मेरे विश्लेषण में बिल्कुल भी सत्य नहीं है, आंकड़ों में भी सत्य नहीं है। मैंने ये आंकड़े उसी समय पेश किए थे, अपने सोशल मीडिया पर मैंने पेश किए थे ये, कि जब गीत नहीं गाया था नेगी जी हम्म, ने किसी व्यक्ति के खिलाफ, या किसी व्यक्ति, व्यंग्य कहिए आप उसको, व्यंग खिलाफ व्यंग गीत नहीं हाँ। कह रहा हूं मैं, हम्म, ये तो पब्लिक ने परसेप्शन बनाया ना, इसको हम्म, नेगी जी नहीं कहते। अगर आप नेगी जी से पूछेंगे क्या आपके गीतों से सत्ता गई, वो कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे गीतों से सत्ता गई, उन्होंने कभी बोला भी नहीं। हम्म, उन्होंने व्यंग्य किया, एक हम्म। कलाकार के तौर पर, एक कवि के तौर पर, गीतकार के तौर पर उन्होंने व्यवस्था पर चोट की, और ये कवि लोग करते रहे हैं, ये तो कवियों हमेशा का हुआ काम है। है, गीतकारों का काम है, गायकों का भी काम है, ये करते रहते हैं, पूरे हम्म, देश में करते हैं, क्या हमारे गढ़वाल में ही, क्या हमारे हम्म, उत्तराखंड में ही, क्या जनगीत भी उन्होंने खूब गाए। हम्म, ऐसा नहीं है ना,
जनगीत गाए तो जनता को जगाने के लिए गाए। कोई जरूरी नहीं है कि नेगी जी वहां लोगों के बीच प्रभात फेरी में जाकर ही गीत गाएं तभी जनता जागे। सही बात है। सवाल तो ये भी उठे कि नेगी जी गैरसैंण क्यों नहीं गए? हाँ। उन्होंने गीत गा दिया जी और गैरसैंण खुद नहीं गए। अरे उनका जाना कोई जरूरी थोड़ी है। उन्होंने आपको गा के दिखा दिया, गा के आपको जगाने का काम किया उन्होंने। उनका काम वो है। उन्होंने अपना काम किया है, जो राइटर का काम है, जो लेखक का काम है, जो कवि का काम है, जो गीतकार का काम है। सरकार सत्ताएं वोट से जाती है, गीतों से कभी नहीं सरकारें बनी, न कभी गई। उन्होंने जब नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार के वक्त जब उन्होंने व्यंग्य किया था नौछमी नारायण गीत के तौर पर, तो उस समय आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे, मैं उस आंकड़े पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैंने हाँ, आप उस हाँ। पे डिटेल पे चाहे तो मेरी फेसबुक वॉल पर देख बिल्कुल, सकते हैं। मैंने उस पे पूरे आंकड़े डाले हैं कि तब कितने वोट मिले थे, तब कितनी सीटें थी, उसके बाद जब गीत नहीं गाया तब सीटें कम हुई, जब गीत हाँ। गाया उसके बाद उन जगहों पर कांग्रेस जीत गई जहां कांग्रेस जीती हुई नहीं थी। तो फिर क्या कहते हैं? ऐसे तो लोग कह देंगे कि भाई नेगी जी के कहने से ऐसा हुआ, प्रेमचंद की सत्ता चली गई, प्रेमचंद की कुर्सी चली गई, तो मास्टर जी क्यों नहीं जीते? सही बात है। वहां पे पहुंचे उनको थे। जीतना चाहिए था। और देहरादून में मेयर जो है कांग्रेस का बनना चाहिए था, पोखरियाल जी के पक्ष में अगर वो प्रचार करने गए थे। सही बात है। वो केवल गीत गाने गए थे, उन्होंने वोट भी नहीं मांगा और न किसी के खिलाफ गीत गाया। वोट पे कोई अंतर उन गीतों का नहीं हुआ है मेरे विश्लेषण के हिसाब से। नेगी जी से आपके कैसे संबंध है? नेगी जी से मेरे बहुत सालों पुराने संबंध है, हमारे बहुत पूजनीय है। और जिनके संबंध नहीं भी हैं नेगी जी से, आम आदमी को देखिए कि उसके दिल में नेगी जी के लिए क्या जगह है। बिल्कुल, हर किसी के दिल में। नेगी जी वो इकलौते गायक अभी वर्तमान में हैं कि जो सैकड़ों तरह के गीत, सैकड़ों विषयों पर गीत, और अब तो मुझे लगता है कि इतना उन्होंने लिख और गा दिया है कि शब्द अब कम पड़ने लगे। हाँ। किसी के लिए भी कम पड़ने लगे, उनके खुद के लिए कम पड़ने लगे होंगे कि उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ा, ऐसी कोई उपमा नहीं छोड़ी, ऐसा कोई अलंकार नहीं छोड़ा, ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा कि जिस पर गीत न उन्होंने लिखा हो न गाया। तो ये दूसरे कलाकारों के लिए भी ऐसा है कि वास्तव में ऐसे विषय ही नहीं रहे। शायद इसीलिए गूढ़ विषय अब गूढ़ ही होते चले जा रहे हैं और चुनरी पैजामे इसी पर मटक के रह गए गीत हैं। लिखे जा रहे हैं और गीत गाए जा रहे हैं। सर, एक बात हमें खुद भी नहीं समझ में आती है, हमारे घर में भी बच्चे हैं और स्कूलों में जब प्रोग्राम होते हैं ना, तो हमारे टाइम पे जब गाने बजते थे, जब हम लोग जब ये 15 अगस्त 26 जनवरी इन प्रोग्रामों में जब हम लोग भी डांस करते थे, तो हमारे टाइम पे गाने चलते थे, वो ठंडो रे ठंडो या फिर सुतरा के दौनी। अब मेरी भांजी बताती है कि पिछले साल उसने डांस किया था वो तेरो लहंगा, फिर उसने दूसरे बारे में डांस किया तेरो लहंगा 2, फिर उसने बताया कि अब मेरो लहंगा भी आ गया है। तो मतलब मैं किसी एक गीत की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ। जोड़ ऐसे दिया गया है कि अगर एक गीत फेमस हो जाता है, तो उसी गीत के नाम पे, उसी शब्द के नाम पे, उसी एक चीज के नाम पे ही गीत बन रहे हैं, कोई बदलाव आ नहीं रहा है। तो नए बच्चों के लिए आपका, या फिर जो ये गीत गा रहे हैं इस तरह से जो बना रहे हैं एक श्रेणी, इनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जो चीज पेश कर रहे हैं, पहले तो ये रखें कि मैंने पेश क्या करना है। ध्येय अलग चीज है, लक्ष्य अलग चीज है। जब लक्ष्य ये हो जाएगा कि मैंने ये संदेश देना है, तो फिर आप उस लक्ष्य के लिए काम करते हैं। वैसा ही आप लिखेंगे, उस गीत को लिखने में आपको वक्त लगेगा। और जब आपका ध्येय ये होगा कि मैंने इसकी व्यूअरशिप 5 मिलियन जानी चाहिए, तो फिर आपका ध्येय अब व्यूअरशिप पे हो गया ना, कि आपको उस गाने को हिट करना है। और जब हिट करने की बात आएगी तो फिर आप ऐसी चीज ढूंढने लगोगे कि अच्छा हिट कैसी चीज हो रही है आजकल, तो फिर आप वैसे ही लिखोगे। कोई लहंगा लिखेगा तो आप पैजामा लिखोगे, कोई पैजामा लिखेगा तो आप कान के झुमका लिखोगे। और जब आप ये सोचोगे कि नहीं, मैंने ये पेश करना है कि एक सौंदर्य रस का गीत लिखना है और सौंदर्य में मैंने ऐसा ऐसा संदेश देना है, तो आप फिर उस ढंग का गीत लिखते। आप हाय तेरी रुमाला ऐसे ही नहीं लिख देते। सही बात है। आप कहले बजे मुरली ऐसे ही नहीं लिख देते।
आप ठंडोरे ठंडो ऐसे ही नहीं लिख देते। ठंडोरे ठंडो 5 मिनट में तो गया, लेकिन 5 मिनट में लिखा नहीं गया होगा। हो सकता है 5 महीने में लिखा गया होगी। कई गीत हैं ऐसे। हमने भी कुछ गीत लिखे तो डेढ़ महीने लग गए जी गीतों को। एक लाइन लिखी और दूसरी लाइन समझ ही में नहीं आ रही है। संदेश पता है क्या संदेश देना है। अब जब संदेश पता है कि इस संदेश को देना है, लेकिन उस संदेश के तौर पर हम वो पंक्ति नहीं लयबद्ध कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, लिपिबद्ध नहीं कर पा रहे हैं। और जब केवल ये देखना है कि मुझे ये व्यूअरशिप लेनी है, मुझे तो डांस करवाना है और उससे बढ़िया डांस कराना है, उससे तेज रिदम पे कराना है, फट 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 पता कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लक्ष्य में और संदेश में बहुत बहुत फर्क है। फर्क है। सर, हमारे गीत इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच रहे हैं, हमारे कलाकार वहां तक पहुंच रहे हैं, हमारी संस्कृति वहां तक पहुंच रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आगे संस्कृति के लिए, गीतों के लिए या कलाकारों के लिए क्या क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, बदलाव अब बदलाव सिर्फ और सिर्फ पेशकश में मुझे लगता है, प्रस्तुतिकरण में बदलाव होना चाहिए, बाकी सारे बदलाव हो चुके हैं। पहले कलाकार को पैसा ही नहीं मिलता था। हाँ। एक पूर्ण रूप से जो 100% कलाकार है, जो सिर्फ और सिर्फ कला से ही रोजी-रोटी भी चलाता था, उसको रोजी-रोटी पूरी होनी मुश्किल हो जाती थी। आज एक कलाकार एक दिन में 2-2 3-3 शो करता है। आज उसके पास मंच, भले ही वो मंच पर ना जा रहा हो, सपोज हाँ। उसके पास अपना मंच है, अपना फेसबुक है, अपना यूट्यूब है, वो उस पर पेश करता है, उससे उसकी कमाई होने लगती है। मतलब आजीविका की दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत है प्रस्तुतिकरण की, कि आप प्रस्तुत क्या कर रहे हैं, बचाना किसको है। पहले तो कला को बचाना मुश्किल था। हाँ। कि कलाकार ही जो है, हम लोग तो वैसे कलाकार रहे नहीं कि हमने पेशेवर कलाकारी की हो। मैंने हम तो नौकरी करते रहे। इवन नरेंद्र सिंह नेगी जी भी समृद्ध आदमी, वो तो सूचना अधिकारी रहे, जिला सूचना अधिकारी रहे, सूचना विभाग में रहे, सरकारी नौकरी की। चंद्र सिंह राही जी ने सरकारी नौकरी की, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा आर्थिक दिक्कतें नहीं हुई, मतलब बहुत ज्यादा क्या नहीं हुई। हीरा सिंह राणा जैसे कलाकार जो फकड़ रहे, बस हुड़का पकड़ के गीत गाते रहे, उनको घर तक नसीब नहीं हुआ। वो जो है किराए में ही जीवन जिया। चंद्र सिंह राही जी ने भी किराए में जीवन जिया, क्योंकि उनके भी सारे बच्चे कलाकार हो गए। वो भले ही नौकरी करते थे, उन्होंने तो, उनकी पीढ़ियां आज तीसरी पीढ़ी उनकी काम कर रही है, चौथी पीढ़ी काम कर रही है संस्कृति के लिए, और इसी लोक संगीत में काम कर रही है। तो अब पैसे की दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा कहना यही है कि अब बहुत इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है, बदलाव की जरूरत है प्रस्तुतिकरण में। कला हमारी है, कला पहले कला बचनी होती थी, अब संस्कृति बचानी पड़ रही है। अब खतरा पैदा हो गया है, इतने ज्यादा आक्रामक लोग आ गए हैं उस संस्कृति पर के नाम पर, उसको बचाने के नाम पर। क्या बचा रहे हो तुम संस्कृति बचा रहे हो, संस्कृति को विकृत कर रहे हो भाई। जो नए नए रूप में जिस ढंग से हो रहा है, कुछ कलाकार जो नए हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और कुछ इतना विकृत कर रहे हैं कि वो देखना भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे कई बार लगता है कि उनके वीडियोज, उनकी रील्स को देख करके कि हम किधर, मैं देख क्या रहा हूँ ये, और तो क्या देखेंगे, मैं क्या देख रहा हूँ, ये ऐसा लगता है। संस्कृति को बचाना जरूरी है, कलाकारी तो खूब हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बात आई है, ये जो आपने बात कही ना कि कई बार ऐसी रील आ जाती है सामने कि हम खुद वो हो जाते हैं कि हम क्या ही देख रहे हैं, क्यों ही देख रहे हैं। और कलाकार एक ऐसा रोल निभाता है कि जिससे बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब सबसे ज्यादा तो फोन का ही हो गया, सोशल मीडिया का हो गया, लगातार लोग देख रहे हैं। अच्छा, इनमें मैं आपके सामने दो वो रखती हूँ कि एक कलाकार ऐसे हैं, एक अभिनेत्री जिन्होंने उत्तराखंड की वेशभूषा धारण करने के बाद एक वीडियो उन्होंने डाला था। अब वो उन्होंने किस मंशा से डाला था, उन्होंने बाद में क्लियर भी किया था कि उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मली क्वेश्चन रेज किया था कि भाई इतनी भारी आप कैसे पहन लेते हैं। लेकिन उन्होंने चमोली का पूरा ड्रेसअप लिया था और एक वीडियो उन्होंने बनाया था अपने ब्लॉग में। उन्होंने कुछ बोला था कि भाई कैसे रख लेते हैं पहाड़ के लोग ये सारा पहन के, हमारा बस का तो नहीं है, कुछ ऐसा करके। फिर एक अभिनेत्री थी जो पहले बाहर भी काम कर चुकी है, अभी भी बाहर काम कर रही हैं, और उत्तराखंड की, क्योंकि कलाकार का काम है हर मुद्दे पे बोलना। उनको जब एक मुद्दे के लिए, भूखान उनका जो मुद्दा हुआ था,
उसमें बोलने के लिए जब कुछ लोगों ने उनको थोड़ा-सा टैग करना शुरू किया, तो उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था अपनी वीडियो में उत्तराखंड के लोगों के लिए, जो आंदोलन कर रहे थे। ये रही एक तरफ़ा बात। दूसरी तरफ़ा बात, हमारे उत्तराखंड के युवाओं का एक ग्रुप है, पांडवास के नाम से, जो कि उस लेवल का काम कर रहे हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि हर किसी के बस का, हर कोई सोचता है वहाँ तक पहुँचने का। तो आप उनको किस नज़र से देखते हैं और इनको किस नज़र से देखते हैं? आपने सवाल के साथ-साथ जवाब भी पूरा दे दिया उसका। उसी में जवाब निहित है कि आप देखिए, और ये पहले ही जो सवाल आपने मुझसे पूछा था, उसका भी मैंने जवाब यही दिया था आपको कि हमें क्या लक्ष्य हमारा है और हमने प्रस्तुत क्या करना है। हुँ, हम संदेश क्या देना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे ना। हुँ, और जब हम केवल लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हमें तो व्यूअरशिप चाहिए, हमें तो हिट होना है या हमें वायरल होना है, तो फिर आप संदेश को भूल जाते हैं। आप तो फिर उस तरीके के रूप में जा रहे हैं। पांडवास की जहाँ तक मैं बात करूँ, सबसे युवाओं में माने जाते हैं वो हुँ, ग्रुप। सारे भाई लोग हैं और उनके जितने भी साथी हैं, जो उनका अपना बैंड है, उन्होंने लोक को नहीं छोड़ा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोक पर काम कर रहे हैं। हाँ, लोग तो उन पर भी सवाल उठा देते हैं कि इनका अपना क्या है? हाँ, अरे! लोक सबका है। लोक किसी एक की बपौती नहीं है। मैं आज कह रहा हूँ ना कि सपोज़ कोई गीत है, मैं जिस हुँ, गीत को गा रहा हूँ, वो गीत कभी किसी का था, उसको फिर मैंने गा दिया। फिर मेरे बाद कभी कोई और गाएगा, वो बपौती नहीं रहेगी, वो तो लिखने वाले ने तो लिख के दे दिया। हुँ, उसने तो अपना संदेश दे दिया, वो संदेश कहाँ-कहाँ तक कौन कैसे-कैसे ले जाता है, वो उसके हाथ में नहीं है ना। और आज तो जब आप कह ही रहे हैं कि वायरल का दौर है, तो फिर तो कौन-सा गीत कब किस रूप में कहाँ उठ जाए, कौन उसको गाने लगे। साउथ अफ्रीका में कोई गीत गा देगा, वहाँ जाकर के कॉपीराइट लगाएँगे क्या उसपे? हुँ, आजकल ऐसा कर तो रहे हैं। कोई अच्छा काम करता है तो उसपे कॉपीराइट का कॉपीराइट। स्ट्राइक दूसरा ठोकता है कि जी, ये धुन तो हमारी थी। अरे! पहाड़ के राग में कौन से राग में तुम्हारी धुन हो गई, राग पे तुम्हारा कब्ज़ा हो गया क्या? किसी का? धुनें तो मिलती हैं, लोक में तो धुनें खूब मिलती हैं। कई गीतों की धुनें आपको आपस में मिलती नज़र आएँगी। सही बात आप है। नरेंद्र सिंह नेगी जी को हम अगर बात करते हैं, तो नेगी जी जितने गीत गा चुके हैं, उनके अपने ही गीतों में उन्हीं की कई धुनें मिलती हैं और कई दूसरों की धुनें मिलती हैं और हुँ, उनके गीतों की धुनें दूसरे के गीतों में चली जाती हैं। इसी तरह तमाम गायकों के साथ ऐसा होता है। पांडवास भी ऐसा करते हैं, लेकिन वो लोक को नहीं छोड़ते। पांडवास ठीक है, पुरानी चीज़ों को लाते हैं। पांडवास पुराने भूले-बिसरे गीतों को ला कर के उनको थोड़ा नया रूप दे कर के अपने स्टाइल से, लेकिन वो लोक को नहीं उसमें कहीं उसके साथ छेड़छाड़ करते। हुँ, इसीलिए उनकी पहचान है। पहचान तभी होगी जब आप कुछ अच्छा करेंगे और अलग करेंगे, या हुँ, फिर पहचान तभी होगी जब आप बहुत गंदा करेंगे। लोग छिप-छिप के देखेंगे आपको। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन-सी चीज़ करनी है, आपने संदेश क्या देना है। हुँ, कुल मिलाकर यही चीज़ है कि आपको क्या संदेश देना है, उस हिसाब से आप लक्ष्य तय करेंगे और उस पे काम करेंगे। वही चीज़ सामने आएगी। सर, आपका एक गीत आज लॉन्च हुआ। अब काफ़ी सारे दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे कि अजय ढोंडियाल अब आगे और क्या-क्या करने वाले हैं? आगे का तो ख़ैर यही है कि प्लान तो हर आदमी करता है कि ना हुँ, अगले हमको क्या करना है। फ़िलहाल आगे कब कर पाएँगे ये तो अभी वक़्त डिसाइड नहीं हो पाया, लेकिन अगला गीत मैं और दीवान कनवाल जी, जो कि कुमाऊँ की जो पहली फ़िल्म थी मेघा, हुँ, उसके गायक रहे, उनके पार्श्व गायक रहे, बड़े सुप्रसिद्ध गायक हैं। उनका और मेरा है कि अगला गीत हम हीरा सिंह राणा जी का एक लेकर के आएँगे युगल में, और अ, ये एक जुगलबंदी के रूप में फिर इसको एक नए गीत को पेश करें। बहुत शुभकामनाएँ सर आपको, और इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक राणा जी का एक कोई जो आपका ज़्यादा करीब हो आपके दिल के, वैसे तो राणा जी के हर ही गीत आपके दिल के करीब होंगे, पर जिसके लिए आपको ऐसा होता होगा कि नहीं, इस गाने को तो मैं कभी भूल नहीं सकता। कोई एक ऐसा गाना सुना दीजिए। माछिले फटका मारो यो बलवारे तम ओहशिया छाजिरे यो हरिया खेतम रंगीली बिंदी घागर काई
धोती लाल किन्नरवाई, रंगीली बिंदी घाघर काई, धोती लाल किन्नरवाई, हाय रे मी जाता, ओए होए होए रे मी जाता, आय हाय हाय रे मी जाता, ओए होए होए रे मी जाता, किमुखी प्योली फुलवाई, यूं अखम काई भेरिया, हाय रे मी जाता, ओए होए होए रे मी जाता, आय हाय हाय रे मी जाता, ओए होए होए रे मी जाता। बहुत बहुत आवाज में जो आपकी खनक है ना, वो वाकई में मैं सच्ची बताऊं कि जब आपके गीतों को हम सुनते हैं ना, तो वो बिल्कुल हमको राणा जी से कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि आपका इतना मिलता जुलता है ना, आपकी आवाज की भी जो खनक है वो उनकी आवाज की खनक से इतनी मिलती है कि एकदम से उनकी याद आ जाती है कि अच्छा, ये गीत वहां से है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, आज हमारे साथ थे अजय डोंडियाल जी, जिनसे हमने संस्कृति के ऊपर काफी चर्चाएं की, काफी सारी बातें आप तक पहुंचाई, और उनके गीतों को आपने सुना, उनको जाना, और उनके नए गीत को भी आप जरूर सुने, और उस गीत को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि संस्कृति को जितना ज्यादा शेयर हम करेंगे, बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी उस संस्कृति को बचाने की नहीं बल्कि सुरक्षित रखने की एक कोशिश हम करेंगे। बाकी एपिसोड को लेकर, बाकी प्रोग्राम को लेकर मैं फिर से मौजूद होंगी। तब तक आप ITG टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।